हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही थी, सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करें जिसमें हमें हेल्प कर मिले पेपर लिखने में, कि पेपर आपको किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हो और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप पेपर अपना टाइमली कंप्लीट कर लो। क्योंकि अक्सर बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पेपर आता है लेकिन टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, तो काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे ना, तो आप अपने 15 से 20 मिनट ज़रूर आप सेव कर सकते हो। और 15 से 20 मिनट अगर आप सेव कर सकते हो एग्ज़ाम में, तो आपको पता है कि इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। 15-20 मिनट का मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 15-20 नंबर भी हो सकते हैं। तो वो नंबर आप अपने किस तरह से सेव कर सकते हो, एक एक चीज़ ज़रा ध्यान से सुनना, समझना, वीडियो में एंड तक देखना, ठीक है। हर एक पॉइंट आपके बड़े काम का है और ये ऐसे पॉइंट है जो आप यूजुअली करते हो, ठीक है। ये गलतियां यूजुअली हम करते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ एक दो स्टूडेंट ऐसे हों जो शायद ना भी करते हों, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप ये चीज़ें करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। जो भी अगर आप करते हो ये सब चीज़ें, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि बाकियों को पता चले कि हाँ, कि नॉर्मली स्टूडेंट क्या क्या गलतियाँ करते हैं। और जो नहीं करता है वो भी ज़रूर बताए कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों से दूर रहता है, और ताकि दूसरे स्टूडेंट को उससे थोड़ा हेल्प मिल सके कि आपको ये जो गलतियाँ हैं इनसे आप कैसे आप सीख सकते हो। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि आप पेपर अपना टाइमली कैसे कंप्लीट करोगे, किस तरह से पेपर में आपको लिखना चाहिए, किस तरह से आपकी आंसर शीट होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर आपकी आंसर शीट देखकर आपसे इंप्रेस हो। और एग्जामिनर इंप्रेस होने का मतलब है कि आप ये मान के चलो 1 2 3 नंबर आपके बच जाते हैं। क्योंकि जो कई बार सिली मिस्टेक होती है, अक्सर हम कई बार कर देते हैं, कई बार मैं वीडियो में भी कर देता हूँ, 2 और 2 4 भी कर देता, 2 और 2 एक वीडियो थी 4+4, उसमें लिख दिया मैंने 16। तो बहुत बच्चों के कमेंट आ गए, सर 4+4 16 नहीं होता, 8 होता है। पता मुझे भी है, लेकिन कई बार लिखते हुए गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन उस गलतियों से हमें सीखना चाहिए। और आपके पास, मेरे पास तो चलो लिबर्टी है कि मैंने चलो 4 करके 16 लिख दिया, वो गलती हो गई, आप लोगों ने गलती रेक्टिफाई कर ली, मेरे पास वो लिबर्टी है कि चलो हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास वो लिबर्टी नहीं होगी कि आप उस गलती को ठीक कर सकें। अगर आपने एग्ज़ाम में रिवीजन प्रोसेस तक, मतलब सबमिट पेपर होने तक आपने वो गलती ठीक नहीं करी, तो मतलब आपके मार्क्स तो वो कटेंगे। उसके लिए आपको कोई बताने नहीं आएगा कि बेटा ये गलती हो गई है, उसको ठीक कर लो। वो आपको पहले सीखनी है, पहले समझनी है कि ये सब गलती हमें नहीं करनी है, और अगर गलती हो जाती है तो उसको किस तरीके से हमें ठीक करना है। तो सबसे पहली चीज़ है रीडिंग टाइम। अब ये रीडिंग टाइम ऐसा टाइम होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि वेस्ट आप लोग कर दो, लेकिन हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करते। अब रीडिंग टाइम जब आपका स्टार्ट होता है, आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ आंसर शीट मिलती है, साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, वो फिल करनी पड़ती हैं। वो इंग्लिश के पेपर में आप लोग आई थिंक कर चुके होंगे। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके बाद 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलता है। अब रीडिंग टाइम जब आपको मिलता है तो आपके हाथ में एक पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में वैसे लिखना अलाउड नहीं होता है कि आप पेपर में कुछ लिखो, लेकिन फिर भी आप छोटा छोटा डॉट्स तो आप लगा ही सकते हो, छोटे छोटे मार्क्स तो कर सकते हो, ऐसे कि आप इजीली बाद में उसको आइडेंटिफाई कर सको। अगर आप डॉट्स लगा भी नहीं सकते तो भी एक बार आप पढ़ोगे ना पेपर को, और फिर जब दोबारा आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए आसान हो जाएंगी। कैसे, देखो, सबसे जब आप रीडिंग टाइम आपका स्टार्ट होता है तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आसपास कई बार तो हम क्या कर, कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं आसपास देखते हैं कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, टीचर कैसा है, कौन क्लास में आया है, कैसे टीचर का हाव भाव है, क्या टीचर नकल करने देगा या नहीं करने देगा। तो बहुत बच्चे तो सिर्फ उसको रीडिंग में टाइम लगाते हैं, टीचर्स को रीड करने में, कि नकल हो सकती है या नहीं हो सकती है। नकल हो सकती होगी तो मैसेज सारे में पास हो जाएगा, हाँ भाई नकल हो सकती है, कर सकते हैं। और नहीं हो सकती होगी तो भी मैसेज पास हो जाएगा, भाई स्ट्रिक्ट टीचर लग रहा है, ज़रा थोड़ा सा बच के रहना है। तो आपको क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें अलग हैं, ठीक है। आपको रीडिंग टाइम पहले यूज़ करना चाहिए। टीचर के बारे में तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा 10-15 मिनट होते होते कि कैसा होगा। रीडिंग टाइम में आपके पास 20 MCQs होते हैं। उन MCQ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो MCQ, आपके 20 MCQ हैं, उस 20 MCQ में से आप 5-7 MCQs ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आप इस रीडिंग टाइम के अंदर ही सॉल्व कर दोगे। क्योंकि इन 5-7 MCQs में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ आपसे डायरेक्ट पूछी गई होगी, आपके बेसिक कंसेप्ट को लेकर पूछी गई, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कोई फार्मूला, हो सकता है कोई लॉजिकल चीज़ पूछी गई हो। तो वो आप जब क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करते ही आपको आंसर भी पता चल जाएगा, अगर आता होगा तो। नहीं आता होगा तो भी पता चल जाएगा कि भाई ये वाला कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है, इसको छोड़ ही दो अभी। तो जो दोनों सिचुएशन में आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चंस आते होंगे,
जैसे मैंने कहा कि पेंसिल आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए, अगर अलाउ होता है आपको एग्जाम में, तो नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, तो आपका दिमाग आपके साथ है ही। पेंसिल अगर अलाउ होता है और आपको लगता है कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसका आंसर भी आपको पता चल गया है, पढ़ते पढ़ते आंसर पता चल गया, आपको कंसेप्ट पता है, आपको फार्मूला पता है, आपको उसका बेसिक पता है, हल्का सा डॉट लगा दो। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा डॉट नहीं लगाना, वो बिल्कुल अलाउड नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ आप हल्का सा एक डॉट लगा दो ताकि आपको पहचान रहेगी ये इसका आंसर है। तो 20 एमसीक्यूज़ में मैं कहता हूँ अगर आपको 5-7 एमसीक्यूज़ भी ऐसे मिल जाते हैं जिसके आंसर आपने निकाल लिए, सारे ना भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन 5-7 तो आपको मिल सकते हैं जिनके आंसर आपने निकाल लिए। अब जो आंसर नहीं निकाले वो क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा ये कंसेप्ट आपको कितना क्लियर है, कितना आता है। ठीक है, वो आप जब आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको उसमें ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी कि कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक बार पहले पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। एमसीक्यू पढ़े फटाफट, टाइम जल्दी जल्दी करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में पूरा टाइम लगा दो, जो जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है ठीक है, आपको पता चल गया कि मेरे को उसमें से क्या आता है क्या नहीं आता। जो जो आते हैं ना क्वेश्चन, उन पे हल्का 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 कहीं ना कहीं एक निशानी से लगा दो कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, अच्छे से आता है। ऐसे फिर सेक्शन बी पे जाओ, सेक्शन बी में आप क्वेश्चन को रीड करो, वहाँ तो एमसीक्यू नहीं है, तो सेक्शन बी में आप रीड करो, रीड करते करते आपको पता चल गया कंसेप्ट आपका ये वाला कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। जो जो क्वेश्चन आते हैं टिक करते रहो। फिर सेक्शन सी पे जाओ, फिर सेक्शन डी पे जाओ, फिर सेक्शन ई पे जाओ और फटाफट क्वेश्चंस को अपना रीड करो, आपको पता चल जाए पूरे पेपर में है क्या। अब पूरे पेपर में जब आपने पूरा का सारा पेपर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब आपका टाइम हो गया राइटिंग का स्टार्ट। राइटिंग टाइम जैसे स्टार्ट होता है, अब आपको करना क्या है, पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है। आइडियल सिचुएशन तो होती है कि आप 1 से स्टार्ट करो, अगर आपने इनफ नंबर ऑफ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो। लेकिन बाकी जो केसेस हैं उसमें मैं कहूँगा कि आप सेक्शन ई से स्टार्ट करो या सेक्शन डी से स्टार्ट करो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो आपको आता हो। सेक्शन ई में अगर 3 क्वेश्चन है, 3 में से अगर आपको 2 भी अच्छे से आते हैं ना, सेक्शन डी में भी जितने क्वेश्चन है उसमें से भी अगर आपको एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर बाकी सब अच्छे से आते हैं तो आप वहीं से स्टार्ट करो। यानी आप सेक्शन कोई भी स्टार्ट करो, लेकिन आप हमेशा वहाँ से स्टार्ट करो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, जिसमें आपको लगता है कि इसके 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन हैं, एक आध अगर हो सकता है कोई ना आता हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से उसके आते हो, वहीं से आपको स्टार्ट करना है बजाय एमसीक्यू के। क्योंकि एमसीक्यू क्यों स्टार्ट हमें नहीं करना चाहिए, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा लेजीपन होता ही है। ठीक है, जब आप लिखने में फ्लो में आते हो, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है ना, तो आपकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और एमसीक्यूज़ ऐसी चीज़ है उसमें टाइम आपको बिल्कुल ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है। तो आप पहले वो क्वेश्चन करो जो सब्जेक्टिव पेपर हैं, जिनको आपको लिखने में टाइम लगना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ अगर आप लास्ट में भी करोगे, जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं भी आते हैं ना वो लास्ट में भी करोगे, अगर नहीं भी आते तुक्के भी लगा दोगे ना तो हो सकता है उनमें से ठीक भी हो जाए, लेकिन सब्जेक्टिव में तो ऐसा नहीं होगा ना, वहाँ तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश आपको करनी है वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से आपको लिखना है और वो सेक्शन आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, क्योंकि जब सेक्शन आपको अच्छे से आता होगा तो आपका जो पेपर है नीट एंड क्लीन वहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि वो आपको आता है। और आपकी पहली 1-2 शीट अगर नीट एंड क्लीन होगी तो जो चेकर होता है वो इम्प्रेस होता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि चेकर को इम्प्रेस करने का मतलब है कि आपने 2-3 नंबर आप सेव कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो। कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कई बार हम यूनिट लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार प्लस माइनस का साइन लिखना भूल जाते हैं, कर हमने सब कुछ दिया ठीक, लेकिन प्लस माइनस का साइन हम लगाना भूल गए, हो जाती है कई बार मिस्टेक। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स को अगर टीचर आपके शीट से इम्प्रेस है वो छोड़ देता है। ठीक है, वो छोड़ देगा, वो इतना नहीं करेगा कि भाई चलो बच्चे ने किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है पेपर, कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक है, छोड़ देगा। तो इसलिए कोशिश करना कि अपना पेपर को आपको नीट एंड क्लीन करके रखो। अब नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं कि ब्लैंक शीट छोड़ दिया होगी, सर हम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके छोड़ के आए हैं, अब तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। दूसरी बात आती है कि आप जो अपना एग्जाम करोगे ना, कंप्लीट आपको करना है 2.5 आवर्स में। ठीक है, इसके बारे में ऐसा करते हैं, लास्ट में बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा और आपको क्या करना है, जो यूजलेस थिंग्स होती है ना उनको अवॉइड करना है। अब ये यूजलेस थिंग्स क्या होती है, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब पहले मैं ड्यूटी पे जाता था, आपको फिलहाल तो मैं नहीं गया हूँ पिछले 2-3 साल से, लेकिन जब मैं ड्यूटी पे जाता था बोर्ड में तो मैं अक्सर देखता था कि कुछ बच्चे स्केल लेके लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, इधर भी लाइन खींच रहे हैं, इधर भी लाइन खींच रहे हैं, आपके पास ऐसे इसी फॉर्मेट में शीट होती है, इधर मार्जिन हमने इधर मार्जिन लगा दिया, हमने एक मार्जिन हमने इधर खींच दिया। अब आपकी जो आंसर शीट है उसमें 32 अराउंड शायद सीट होती है, शायद ज़्यादा भी आने लगी हैं। अब इतनी शीट्स में अगर आप ये लाइन खींचोगे, चाहे आप पेन वैसे ही खींच रहे हो, बिना स्केल के भी खींच रहे हो, तो भी टाइम तो लगता ही है भाई। अगर आप एक शीट में आप 1-2 सेकंड भी मान लो और 32 सीट है, अगर मैं 1 सेकंड ही मान लूँ 32 सीट है,
आधा मिनट तो आपका बर्बाद हो रहा है, और आधा मिनट भी आपके लिए बहुत कीमती है, और आधा मिनट से तो मेरे ख्याल ज़्यादा ही लगेगा इसमें, इस प्रोसेस में कम से कम 3-4 मिनट तो लग ही जाते होंगे। सारी शीट्स पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो, मार्जिन बनाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है मार्जिन ड्रॉ करने की। इस साइड से उठाओ शीट फोल्ड करो, इस साइड से उठाओ शीट फोल्ड करो, बन गया मार्जिन। एक लाइन ही तो चाहिए आपको, क्रीज ही तो चाहिए, क्रीज बन गई, खत्म। उसमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। उसके बाद फिर जब आप अपने आंसर लिखते हो तो आंसर को हाईलाइट करो और यूनिट के साथ जरूर लिखो। जहाँ भी यूनिट यूज़ होनी है, मीटर, सेंटीमीटर, रुपीज़, जो भी यूनिट है क्वेश्चन के अंदर, जो भी यूनिट यूज़ हो रही है उसको आप जरूर लिखो और अपने आंसर को हाईलाइट करो। हाईलाइट करने का मतलब है कि अपने आंसर को आप वर्ड्स में दो, अगर वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो। अगर क्वेश्चन ऐसा ही कि सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो एक अलग बात है कि आपने इक्वेशन सॉल्व करी, एक्स की वैल्यू निकाल दिया, जो भी पूछा गया वो निकाल दिया, आंसर आ गया। उसमें भी यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, हम आंसर सब कुछ निकाल देते हैं, लेकिन लास्ट में अपने आंसर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वर्ड्स में स्पेसिफाई नहीं करते हैं। वो भी एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है, वहाँ पर आपका हाफ नंबर कट सकता है अपने आंसर को एक्सप्रेस ना करने का, ठीक है, यूनिट ना लिखने का। तो हमेशा अपने आंसर को एक्सप्रेस करो सही तरीके से, और पॉसिबल है तो ऐसे बॉक्स में कर दो, ठीक है। फटाफट आंसर लिखो, एक बॉक्स टाइप ऐसा बना दो। अगर बॉक्स ना भी बनाओ तो कोई बात नहीं, नीचे सिंपली एक लाइन डाल दो ऐसे कि भैया आपका आंसर है। जैसे आप कन्वीनियंट फील करते हो वैसा आप काम करो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं तो कम से कम, जैसे यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा हुआ है, तो ऐसे ही आपको गैप छोड़ के ही अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम रिवीजन प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ हमें लगता है कि कुछ मिस हो गया, कुछ मिस हो गया, तो उसको अगर हमें उसमें एडजस्ट करना भी है, मान लो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन स्पेस ही हमारे पास नहीं है, तो स्पेस अगर हमारे पास होगा तो हम उसको एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए स्पेस लिखना भी जरूरी है, प्लस ये पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से सेपरेट करने का काम भी करता है। तो उसके लिए आपको सेपरेशन के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 लाइन छोड़ो, अपना काम आगे का स्टार्ट करो। ये वाला हमने डिस्कस कर ही लिया, स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। अब आते हैं कि हम पेपर अपना जो पूरा करना है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ये है कि पेपर हम अपना टाइमली कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। टाइम होता है हमारे पास 3 घंटे का, हम कंप्लीट करते हैं 3.5 घंटे में। हमें लगता है कि 3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, काश आधा घंटा और मिला होता, लेकिन वो काश ही रह जाता है, क्योंकि वो मिलेगा तो है नहीं, 3 घंटे मिलेंगे। अब उस 3 घंटे में से भी आपको कोशिश करनी है 2.5 घंटे में करने की। अगर 2.5 घंटे में आप अपना कंप्लीट कर लेते हो पेपर, तो उसका फ़ायदा भी आपको नज़र आता है, क्योंकि आप अपने पेपर को रिवीजन के लिए आधा घंटा दे सकते हो। और रिवीजन के अलावा आधे घंटे देने का मतलब है कि जो छोटी मोटी मिस्टेक, जो माइनर मिस्टेक्स आपने पहले कर दी होंगी, वो मिस्टेक्स आप ओवरकम कर सकते हो, उनको ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि जब आप रिवाइज़ करोगे तो वो गलतियाँ आपको पकड़ में आ सकती हैं, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होगा रिवाइज़ करने के लिए पूरा पेपर। लेकिन अगर टाइम ही नहीं होगा तो फिर आप करोगे क्या, मुश्किल से ही कंप्लीट हो रहा होगा, इधर से आप लिख रहे होगे, उधर से टीचर पेपर कलेक्ट करता हुआ आ रहा होगा बड़ी मुश्किल से, मैम सर 1 मिनट, लेकिन वो 1 मिनट आपको मिलेगा नहीं, आप बस वही करते रह जाओगे, लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 घंटे का मतलब वो 3 घंटे ही है। बस इतना टाइम मिलता है जहाँ से एग्जामिनर स्टार्ट करना है, पेपर कलेक्ट करना, और लास्ट बच्चा जो होता है ना, वो थोड़ा लकी होता है कि उस तक टीचर लास्ट में पहुँचेगा, उतना टाइम उसे मिल जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अब एक बात आती है कि इस पेपर को, जो 3 घंटे का पेपर सीबीएसई ने स्टैंडर्डाइज टाइम दिया हुआ है, उसको हम 2.5 घंटे में कैसे करें। समस्या तो यही है सारी कि 2.5 घंटे में पेपर पूरा ही नहीं हो पाता, और वो भी मैथ्स का कैसे पूरा होगा, मैथ्स तो वैसे ही पूरा नहीं होता। तो भाई इसको पूरा करने का तरीका क्या है, सबसे जो बेटर तरीका है, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, या सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। कम से कम 10 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको आपकी स्पीड का पता चल जाए कि आपकी स्पीड कितनी है। और सैम्पल पेपर जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप ये मान के चलो कि जिस तरह के सैम्पल पेपर आपने प्रैक्टिस करे होंगे ना, सीबीएसई का नहीं बात कर रहा मैं, और बाकी जो सैम्पल पेपर है आपने गॉड क्लासेस के करे हो, आपने किसी और पब्लिशर के करे हो, तो वो सैम्पल पेपर से आपको आसान ही पेपर मिलेगा बोर्ड में, उससे मुश्किल नहीं मिलने वाला। तो अगर आपने वो पेपर प्रैक्टिस कर रखे हैं 2.5 घंटे के अंदर, 2.25 घंटे के अंदर, तो डेफिनेटली आपका पेपर बोर्ड का 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। अब कैसे ख़त्म होना चाहिए, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप सेक्शन वाइज भी अपने टाइम को मैनेज करो कि आप एक सेक्शन कितनी देर में कंप्लीट कर पा रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, सेक्शन ए में आपको 20 MCQ मिलेंगे, और इस 20 MCQ में से, कहाँ जा रहा भाई, 20 MCQ में से आपको, अगर आपने रीडिंग टाइम सही से इस्तेमाल करा होगा, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको 4-5 क्वेश्चन तो आप तब तक वहाँ से भी फिनिश कर चुके होंगे वैसे, लेकिन फिर भी हम 20 ही लेके चलते हैं। 20 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एवरेज टाइम दे रहा हूँ 1.5 मिनट का, ठीक है। 1.5 मिनट के हिसाब से
टोटल मिलाकर 30 मिनट आपको इसमें लगने चाहिए, और 1.5 मिनट मेरे ख्याल से एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इनफ है। कुछ क्योंकि एमसीक्यूज़ तो ऐसे होंगे जो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, आपको आंसर आता है या नहीं आता, दो ही काम हो गया, तो आता होगा या नहीं आता होगा, उसमें कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं होगी क्योंकि बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, नहीं आता तो फिर बाद में पूछाताछी करके आप वहाँ से इधर उधर से देखते रहो, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप उसको फटाफट कर दोगे, नहीं आता है तो वो उस समय छूट ही गया वो। अब यानी कुल मिलाकर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें हो सकता है कि 1.5 मिनट से ज़्यादा का भी टाइम लगता हो, शायद 2 मिनट का भी लग जाए, शायद 2.5 मिनट का भी लग जाए। तो एवरेज टाइम आप मान के चलो, आइडियली एमसीक्यूज़ में वैसे 1 मिनट लेते हैं, पर मैं आपके लिए 1.5 मिनट लेके चल रहा हूँ कि 1.5 मिनट में एमसीक्यूज़ आप फिनिश कर दोगे, यानी आधे घंटे आप एमसीक्यू को दे रहे हो। उसके बाद आ जाओ सेक्शन बी पर। 5 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, वेरी शॉर्ट आंसर के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगर 5 क्वेश्चन है आपके पास 2-2 नंबर के, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम उसे 4 मिनट दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को 4 मिनट दे रहे हैं, तो एग्री करो कि 4 मिनट बहुत ज़्यादा है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 मिनट बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हम फिर भी 4 लेके चल रहे हैं, मतलब मैं टाइम उतना लेके चल रहा हूँ इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम है। मेरे हिसाब से तो ये इससे कम टाइम में होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से का मतलब है कि मेरे को ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट आप इसको इतने कम टाइम में कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी एक एवरेज टाइम लेके चल रहा हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं थोड़ा स्लो लिखते हैं, मैं उस हिसाब से भी लेके चल रहा हूँ कि ये 20 मिनट के अंदर आप ये 5 क्वेश्चन कर लोगे कंप्लीट 10 मार्क्स के। उसके बाद आ जाओ सेक्शन सी, 3 नंबर के क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन है 6 मिनट का टाइम अगर हम एक क्वेश्चन को दे रहे हैं तो इनफ टाइम है, 6 मिनट का टाइम यानी 36 मिनट हम इसमें लगा रहे हैं। उसके बाद आ जाओ 4 क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर के, और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। 4 क्वेश्चन है 40 मिनट, एक 5 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट खाता है क्या? कोई एक आध खा जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 10 मिनट से कम में निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही एवरेज टाइम 40 मिनट हमारा हुआ। 3 केस स्टडी आएंगे आपके पास 12 मार्क्स की, तो 3 केस स्टडी में इसमें भी मैं हर एक केस स्टडी को 8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक केस स्टडी 8 मिनट। तो यानी ये जो टाइम आप देख रहे हो ना, ये टाइम मोर देन इनफ है। अगर आप इसका टोटल करोगे तो टोटल हमारे पास कितना बना, 6 और 4 10, बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 150 मिनट हमारे ये बने। पेपर हमारा होता है 180 मिनट का, 3 घंटे 60 180, 3 घंटे यानी 180 मिनट में से अगर आप इसको माइनस करोगे यानी 30 मिनट आपको मिल गए आपके एग्ज़ाम की रिवीजन के लिए। अब ये टाइम मैनेजमेंट आपको जो मैंने बताई है कि इतना सेक्शन इतनी देर में हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा टाइम है या आपको लगता है कि ये बहुत कम टाइम है, इसमें जिससे ज़्यादा वो टाइम आपको लगेगा। जो जैसा सोचता है वैसा आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये टाइमिंग ठीक है। और अगर ये टाइमिंग ठीक है तो यानी हमारा पेपर 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो रहा है, और 2.5 घंटे के अंदर पेपर ख़त्म करने का मतलब है आप अपने 5-10 नंबर बचा रहे हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि रिवीजन में डेफिनेटली गलतियां मिलती हैं, हम जल्दबाजी में कई बार हम गलतियां कर देते हैं। ग्राफ में कई बार आपने ग्राफ सब कुछ बना दिया होगा, लेकिन जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लिखी होगी। ठीक है, कहीं पर कुछ क्वेश्चन में आपने आंसर बहुत सही लिख दिया होगा लेकिन उसकी यूनिट मिस कर दी होगी। कई बार आपने आंसर लिखा होगा लेकिन उसका फार्मूला आपने नहीं लिखा होगा। ये चीज़ मैं बीच में वहाँ बताना भूल गया। जब आप क्वेश्चन जहाँ पर आप करते हो, क्वेश्चन के साथ में या तो आप क्वेश्चन के बीच में जहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करने वाले हो उससे पहले आप बताओ कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हो, या उसको आप साइड में लिख दो। अगर आपने मान लो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर आपने यहाँ लिखा हुआ है, उसका फार्मूला यहाँ पर इसके साइड में जो स्पेस होगा आपके पास उसमें लिख दो। मतलब वो फार्मूला आप यहाँ पर दिखा जरूर दो कि ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो, चाहे क्वेश्चन के अंदर दिखा दो चाहे साइड में दिखा दो, लेकिन उसी शीट पर आपको दिखाना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो सबसे लास्ट में बताऊँगा, और उसमें भी बहुत आप अपना टाइम बचा सकते हो। तो हमारा ये सेक्शन पूरा हो गया, कितना 2.5 घंटे के अंदर पूरा हुआ। आधा घंटा रिवीजन के मिल गया। उस आधा घंटा रिवीजन में आप ये छोटी मोटी चीज़ें जो गलतियां आप करते हो उन गलतियों को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, अपना चिल होकर पेपर दे के अपना आ सकते हो। तो आई थिंक इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, और ये कि नहीं आपका ये ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जाते ऐसा कर दोगे, आपको इसके लिए कम से कम 10 सैम्पल पेपर करने चाहिए। 10 सैम्पल पेपर ज़रूर करने चाहिए। जिसने अभी अभी स्टार्ट किया ना पढ़ना, वो कम से कम भाई 5 तो कर ही लो, 5 से कम भी करके क्या जाओगे। जिसने कुछ बच्चों के मैसेज अभी भी आए हैं कि सर अभी अभी स्टार्ट किया है बस पढ़ना 1-2 दिन पहले ही, तो भैया ऐसे बच्चे भी अगर हैं तो भाई 5 सैम्पल पेपर तो कर लो यार, सिलेक्टेड पोर्शन तो कर लो, और सिलेक्टेड पोर्शन का 5 सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आपको पूरा पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इतना कर दोगे तो बाकी थोड़ा बहुत जितना बटोर सकते हो नंबर बटोर लेना।
वो अलग बात है। ठीक है, तो ये 10 सैम्पल पेपर आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको अपने टाइम का थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि आप अपना टाइम कितना लगा रहे हो। और यकीन मानो, अगर आप नॉर्मल जो पेपर, आप गॉड क्लासेस सैम्पल पेपर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और आई होप सारे बच्चों के पास होगा ये, तो आप अगर ये पेपर आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो या आप 2.75 घंटे में भी कर पा रहे हो, 2 घंटा 45 मिनट को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, तो आप इतने में भी कर पा रहे हो, इतने में भी कर पा रहे हो, तो आपका CBSE का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2.5 घंटे से आपका कम में ही हो जाएगा। अगर ये वाले पेपर आप इतने में कर पा रहे हो, इससे कम लेवल ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब जो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर हम लोग करते हैं, जब क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर है भाई, करना तो पड़ेगा ही। वो क्या करना पड़ेगा? रफ काम करना पड़ेगा। अब रफ काम जब हम करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, बहुत से बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है। क्वेश्चन पहली शीट पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, मान लो हमारे पास ये एक शीट आ गई जी, चलो बुक ही ले लेते हैं। हम क्वेश्चन पेपर अपना कर रहे हैं, हमारे पास 20-32 शीट हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, अपना आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं। जैसे ही रफ़ की बारी आती है हम पेज पलटते हैं, पीछे जाते हैं, यहाँ पर अपना रफ़ काम करते हैं, बड़ी अच्छे से रफ़ काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम वैल्यू यहाँ से देखते हैं, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम वैल्यू देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, फिर हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। अरे भैया क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? ठीक है, क्या टाइम, उस रफ़ वर्क का फ़ायदा है क्या जो रफ़ वर्क आपको इतना टाइम लगवा रहा है? आपको रफ़ वर्क क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भाई? ये आपकी शीट है, ये आपकी पूरी शीट है। आपने क्वेश्चन नंबर मान लो आप 7 कर रहे हो, आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो सारा, आप अपना आंसर यहाँ पर लिखना चाह रहे हो। ये साइड में जो स्पेस होता है इसका क्या, इसका यूज़ क्या है? ये खाली छोड़ के जाओगे, कोई इसका कुछ नंबर थोड़ी ना मिलेगा। यहाँ पर करो ना रफ़ काम अपना सारा, ठीक है, यहाँ पर रफ़ काम लिखो अपना सारा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने कोई आंसर डायरेक्टली लिख दिया, अब टीचर वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है कि भाई यहाँ पर ये आंसर आया कैसे। आपने रफ़ काम करा होगा, साइड में पता चल जाएगा कि बच्चे ने ऐसे कर रखा है, नंबर मिल गए पूरे। लेकिन अगर वहाँ पर अगर टीचर कंफ्यूज हो गया या आपने कर क्या रखा है वहाँ पर, हो सकता है आपने कुछ और लॉजिक लगाया हो, टीचर के दिमाग में उस समय कुछ और चल रहा हो, किसी दूसरे मेथड से आपने कर दिया हो। जैसे कई मेथड मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, आपने किसी दूसरे मेथड से कर दिया हो, तो अगर वहाँ पर आपने वो कर दिया और टीचर वहाँ कन्फ्यूज़ हो गया तो वो इतना टाइम नहीं लेगा, वो क्रॉस करेगा और आगे बढ़ेगा भाई। तो ये टाइम, ये गलती भी मत करना। और दूसरी बात, इसमें टाइम आपका कितना वेस्ट हो रहा है, आप एक पेज पलट रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर पेज पलट रहे हो, फिर वापस आ रहे हो। रफ़ काम आपको हर क्वेश्चन में लगभग करना ही पड़ता है। तो अगर रफ़ काम आपको करना पड़ेगा तो अगर जो क्वेश्चन यहाँ चल रहा है उसका रफ़ काम यहाँ पर करो। ये बहुत कॉमन बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, और अक्सर आप में से बहुत से लोग करते होंगे इसको। तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो पॉइंट मैंने बताए ना, अगर उन सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप अपने 15 से 20 मिनट ज़रूर बचाओगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, 15-20 मिनट का मतलब 15-20 नंबर भी हो सकते हैं। तो अपना एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है, एक एक नंबर के लिए फ़ाइट आपको करनी है और एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। अब मेरी तरफ से मैं जितना आप लोगों का सपोर्ट कर सकता था, मैंने पूरे साल आपका सपोर्ट किया। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है, पूरा ML अग्रवाल भरा पड़ा है, पूरा CBSE हैंडबुक के सॉल्यूशन भरे पड़े हैं, और आपके पास वन शॉट हैं सारे के सारे। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, आपके पास MCQ सीरीज़ है, आपके पास और क्या क्या है, हमारे पास MCQ हो गया और केस स्टडीज़ की सीरीज़ है। और उसके अलावा भी मैं जितना जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई हैं आपकी डिवीज़न के लिए, अंडर रूट निकालने के लिए, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना पार्ट कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से मैं करूँ। अब बारी आपकी है कि आप उस चीज़ का कितना रिवार्ड देते हैं, हमारी मेहनत का आप कितना फ़ायदा आप उठा पाते हैं अपने लिए भी और हमारे लिए भी। देखिए, आपको आपके नंबर बढ़ाने हैं और हमें ये सोच के खुशी मिलती है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे नंबर लेकर आते हैं। बाद में आप लोग जो कमेंट करते हो कि सर मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर आए, तो वही पढ़ के दिल बाग हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा सपोर्ट करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, लास्ट डे तक करते रहेंगे एग्ज़ाम के, और उसके बाद CUT के लिए भी आपके साथ ही हैं हम। ठीक है, अब आपका बस काम है कि अपनी मेहनत को और हमारी मेहनत को बस पेपर पे आपको लिख कर आना है, सही तरीके से एक्सप्रेस करके आना है, क्योंकि नंबर आपको सिर्फ लिखने के वहाँ पर मिलेंगे, अपनी जो स्किल है उसको एक्सप्रेस करने के नंबर मिलेंगे। आपके दिमाग में वो स्किल रह जाए उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और कोशिश करता हूँ कि आपको और कुछ और जो एक्स्ट्रा मटेरियल जितना प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं प्रोवाइड मैं करूँ। CBSE जो लास्ट ईयर के पेपर थे वो भी आप लोगों के पास हैं, तो उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको गॉड क्लासेस की ऐप पर मिल जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल में। वहाँ पर जाके अगर आपने वो सॉल्व नहीं करें तो उनको ज़रूर आपसे एक बार सॉल्व कर लो, और प्रॉब्लम कोई होती है तो वीडियोज़ के अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप उसको अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लो।
बस आप सबके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।